Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 27 and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 651 to question number 675. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, state eligibility test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 651 क्वेश्चन है हमारा ऑड वन आउट हमें निकालना है विद रिगार्ड टू इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं इंडिफरेंस कर्व के और कहा गया है कि इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, अगर हम इंडिफरेंस कर्व के रिगार्ड में अगर समझें तो आप समझिएगा। पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है? दूसरा ऑप्शन, मूव्स लेफ्ट टू राइट। तीसरा ऑप्शन, मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और चौथा ऑप्शन, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। रीजन मैं आपको बताता हूं कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो ओरिजिन के कॉन्वेक्स होता है हमेशा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं और ग्राफ बना करके अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप समझ जाएंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो इंडिफरेंस कर्व इस हिसाब से बनता है। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन के ये यहाँ पे कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दूसरा कह रहे हैं मूव्स लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। मूव्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप ये देख रहे हैं कि ये लेफ्ट से लेकर के राइट साइड में डाउनवर्ड की और मूवमेंट है। ठीक है, और कह रहे हैं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी एक फीचर है। इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कभी भी इस हिसाब से लेफ्ट टू राइट मूव नहीं करता, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल मूव नहीं करता। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 652। क्वेश्चन है एट द सैचुरेशन पॉइंट फ्रॉम कमोडिटी एक्स द मार्जिनल यूटिलिटी एक्स ऑफ एक्स इज। जो सैचुरेशन पॉइंट होता है किसी भी कमोडिटी का, जैसे कमोडिटी एक्स का जो सैचुरेशन पॉइंट होगा वहां पे कहा जा रहा है कि सैचुरेशन पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स की होगी वो क्या होगी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 0 हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन पॉजिटिव और चौथा ऑप्शन नाइदर नेगेटिव नॉर 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 0। सैचुरेशन पॉइंट, अगर एक्स कमोडिटी के सैचुरेशन पॉइंट की बात की जाए तो सैचुरेशन पॉइंट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा ना एक्स कमोडिटी का वो 0 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 653। क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज। जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है कंज्यूमर का वो उसका और कौन सा कर्व होता है? इट कैन बी हिज सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज डिमांड कर्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक कंज्यूमर का मार्जिनल यूटिलिटी कर्व उसका डिमांड कर्व भी कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 654। क्वेश्चन है हमारा कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, नीचे फॉर्मूले दिए हुए हैं, कहा जा रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट। पहला ऑप्शन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस एक्चुअल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस लॉस ऑफ यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस गेन ऑफ यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्लस एक्चुअल यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्लस एक्चुअल यूटिलिटी। मतलब समझिएगा, एक कंज्यूमर सरप्लस की कंडीशन में तब पहुंचता है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। ठीक है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, और जितना उसने एक्सपेक्टेशंस किया उससे ज्यादा उसे जब मिल जाता है तो कंज्यूमर सरप्लस की कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, अगर आप 10 रुपीज स्पेंड करके आप सोच रहे हो आपको 10 यूटिल्स तक का सेटिस्फैक्शन मिलेगा
और अगर आपको कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा सेटिस्फैक्शन मतलब मिल जाता है, ज्यादा यूटिल्स मिल जाते हैं, तो आप कंज्यूमर सरप्लस, एग्जाम्पल 10 रुपए में मान लीजिए जो पानी के बताशे आते हैं, फुल्की आती है ना, 10 रुपए में अगर आपको 5 मिल रही है, तो आप मान करके चल रहे हो कि जब हम जाएंगे खरीदने के लिए तो 10 में से हमें 5 मिलेगी, 5 में हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपको 10 रुपए में 6 मिल जा रही है, आपने एक्सपेक्ट किया था 5 मिलेगी, आपको एक्चुअली में मिल गई 6, तो अब आप कंज्यूमर सरप्लस की सिचुएशन में आ गए। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्लस एक्चुअल यूटिलिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 655, क्वेश्चन है हमारा, while analyzing Marshall's measure of consumer surplus one assumes। जब हम मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस मेजर एनालाइज करते हैं तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वी आर स्टडिंग अबाउट इम्परफेक्ट कंपटीशन, वी आर स्टडिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, ये अजम्पशन हम परफेक्ट कंपटीशन में लेकर के चलते हैं। तीसरा ऑप्शन मोनोपोली और चौथा ऑप्शन मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है while analyzing Marshall's measure of consumer surplus, one assumes perfect competition. Option B is the correct answer for the given question. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 656, और क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन। जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का वो किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जो कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 657, और क्वेश्चन है हमारा, अनदर नेम फॉर कंज्यूमर सरप्लस इज। हमें बताना है कंज्यूमर सरप्लस का दूसरा नाम। ठीक है, पहला ऑप्शन है डिफरेंशियल सरप्लस, दूसरा ऑप्शन है सरप्लस वैल्यू, तीसरा ऑप्शन है इनडिफरेंस सरप्लस, और चौथा ऑप्शन है बायस सरप्लस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बायस सरप्लस। अनदर नेम फॉर कंज्यूमर सरप्लस इज बायर्स सरप्लस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 658, और क्वेश्चन है हमारा, बायर सरप्लस इज द हाईएस्ट इन द केस ऑफ। जो बायर सरप्लस है वो इनमें से किसकी कंडीशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। बायर सरप्लस का मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा आपको मिल जाता है, तो इट इज बायर सरप्लस। ठीक है, पहला ऑप्शन लग्जरीज, दूसरा ऑप्शन कंफर्ट्स, तीसरा ऑप्शन नेसेसिटीज, और चौथा ऑप्शन कन्वेंशनल नेसेसिटीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज वो कंडीशन होती है जहां पे आप जितना मान करके चलते हो उससे ज्यादा ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। लग्जरीज में हमेशा कम मिलता है, हम जितना भी ज्यादा खर्च कर दें लग्जरीज में उतना हमको कभी नहीं मिलता। लग्जरीज में एक्चुअली में हम लोग प्रीमियम पैसा देते हैं, मतलब जितना हमें मालूम है ना जितना हमें खर्च करना चाहिए उससे ज्यादा ही हमको देना पड़ जाता है, वो लग्जरी होता है। और लग्जरी में जितना हमने ज्यादा पैसा दे दिया उतने बराबर का हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ठीक है, कंफर्ट्स नहीं आता इसमें, नेसेसिटी जरूर सही आंसर है इसका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 659, और क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर सरप्लस मींस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड इंडिविजुअल प्राइस, दूसरा ऑप्शन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड पोटेंशियल प्राइस, तीसरा ऑप्शन लो प्राइस इज अवेलेबल, और चौथा ऑप्शन हैप्पीनेस ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां पे डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड पोटेंशियल प्राइस कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी, जहां पे बोला जा रहा है कंज्यूमर सरप्लस उस कंडीशन में आता है, एक कंज्यूमर सरप्लस की कंडीशन में तब आता है जो उसका एक्चुअल प्राइस होता है और जो पोटेंशियल प्राइस होता है। प्राइस ज्यादा भी हो सकता है लेकिन आपसे कंपेरेटिवली कम चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो मतलब आप ये समझिएगा कि किसी चीज की वैल्यू ज्यादा हो सकती है लेकिन आपसे कम चार्ज किया जा रहा है, आपको वो सस्ते में मिल जा रहा है, तो आप सरप्लस की कंडीशन में है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई सामान खरीदने गए, आपको डिस्काउंट में मिल गया, उसी दिन डिस्काउंट आया था और आपको मिल गया, तो आप सरप्लस की कंडीशन में। लो प्राइस जो ऑप्शन सी है ना जिसमें लिखा है लो प्राइस इज अवेलेबल, लो प्राइस इज अवेलेबल सरप्लस की कंडीशन नहीं होती है, लेकिन हाँ डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो वो उसमें आप सरप्लस की कंडीशन में हो, जहां पे 1000 रुपीज का सामान अगर आपको 700 में मिल गया आप सरप्लस में हो, आप बहुत खुश हो। लेकिन
अगर वही चीज अगर आपको 100 रुपए में भी मिल रही है ना, तो क्योंकि वो लो प्राइस टैग में है तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल, आप सरप्लस की कंडीशन में नहीं आओगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 660, और क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी जीरो इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। मार्जिनल रेवेन्यू तब जीरो हो जाएगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, दूसरा ऑप्शन इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 1 और चौथा ऑप्शन 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 0। मार्जिनल रेवेन्यू विल बी जीरो इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। मार्जिनल रेवेन्यू तब जीरो हो जाएगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 661, और क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच इज फाइनलाइज्ड बाय। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को बहुत सारे प्रोफेसर्स ने मिलकर के फाइनलाइज किया, मतलब फाइनलाइजेशन के स्टेज तक लेकर के बहुत चेंजेस किए इसमें मार्जिनल यूटिलिटी में। लेकिन इनमें से एक ऐसे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को फाइनलाइज किया, उनका नाम आपको बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, ये नाम उल्टा लिखा हुआ है। सबसे पहले इन्होंने सरनेम लिखा, उसके बाद फर्स्ट नेम डाला है, तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। इनका पूरा नाम है, मतलब सही नाम है जे आर हिक्स, दूसरे हैं जे एम कीन्स, तीसरे हैं जे एस मिल्स और चौथे ए सी पिगू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जे एस मिल्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच इज फाइनलाइज्ड बाय जे एस मिल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 662, क्वेश्चन है हमारा, एडिशन टू टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज। टोटल यूटिलिटी जो है ना किसी कमोडिटी का, उसमें एडिशन को क्या कहते हैं? एडिशन टू टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एवरेज यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। सवाल पूछा गया है कि अगर टोटल यूटिलिटी में अगर कुछ एडिशन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में अगर कुछ ऐड करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 663, क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ गिवन कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज। जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है ना किसी कंज्यूमर का, वो और क्या होता है उसका? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडिफरेंस कर्व, दूसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी कर्व, तीसरा ऑप्शन सप्लाई कर्व और चौथा ऑप्शन डिमांड कर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिमांड कर्व। जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है ना ऑफ अ गिवन कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज डिमांड कर्व। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 664, क्वेश्चन है हमारा, when the marginal utility is zero, the। सवाल पूछा जा रहा है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तब क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन AU इज मैक्सिमम, AU इज एवरेज यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। दूसरा ऑप्शन TU इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन MU इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। और चौथा कह रहे हैं टोटल यूटिलिटी इज द मिनिमम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाता है तो टोटल यूटिलिटी फॉल करना शुरू हो जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 665, क्वेश्चन है हमारा, कार्डिनल यूटिलिटी थियरी इज एसोसिएटेड विथ। जो कार्डिनल यूटिलिटी थियरी है ना, वो किनसे एसोसिएटेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्शल एंड जिवॉन्स, दूसरा ऑप्शन गॉसन एंड वॉलरास, तीसरा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, ऑल ऑफ द अबव। कार्डिनल यूटिलिटी थियरी इज एसोसिएटेड विद मार्शल एंड जिवॉन्स, गॉसन्स एंड वॉलरास। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 666, और क्वेश्चन है हमारा, which one of the following is not an assumption of cardinal utility theories। इनमें से कौन सा कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का assumption नहीं है? पहला ऑप्शन रैशनैलिटी, दूसरा ऑप्शन मेजरेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन एडिटिविटी ऑफ यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एज इनकम इंक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एज इनकम increases is not an assumption of cardinal utility theory।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 667, क्वेश्चन है हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी स्टेट्स दैट। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है वो क्या बताता है, मतलब उसका एक हिसाब से डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है, वो पूछ रहे हैं आपसे। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है टोटल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद द कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट। मतलब ये कह रहे हैं कि हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी है ना वो कम होती चली जाती है। टोटल यूटिलिटी कम नहीं होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिशेस वेदर समथिंग इज कंज्यूम्ड और नॉट। ऐसा भी नहीं है। कह रहे हैं कि यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होती है, अगर आप कुछ कंज्यूम कीजिएगा या नहीं कीजिएगा हर बार डिमिनिश होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस आफ्टर दैट डिमिनिशेस एट एवरी पॉइंट। कह रहे हैं कि पहले यूटिलिटी इंक्रीज करेगा और उसके बाद हर पॉइंट पे वो डिमिनिश करेगा। जरूरी नहीं, कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं ना जिसको कंज्यूम करने पे यूटिलिटी और बढ़ जाती है। वन मोर, आप समझ रहे होंगे ना। तो वन मोर मतलब वो जो अल्कोहलिक जो ड्रिंक या सिगरेट वाले लोग होते हैं उनका मतलब आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, उनको मतलब उनका जो यूटिलिटी है वो और बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि दे आर एडिक्टिव। और आखिरी कह रहे हैं द एडिशनल बेनिफिट, समझिएगा क्योंकि ये सही आंसर है। द एडिशनल बेनिफिट विच पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट शुड बी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, जहां पे कहा जा रहा है कि जो एडिशनल बेनिफिट है विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन increases of his stock of a thing diminishes with every increase in stock that he should be। मतलब समझ में आया ना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि हर एडिशनल स्टॉक को जैसे ही आप गेन करते हो वैसे ही आपकी यूटिलिटी डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो किसी भी चीज की बात की जा रही हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 668 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली डिटर्मिनेंट दैट द लॉ ऑफ सप्लाई टेक्स इनटू अकाउंट। इनमें से कौन सा एक ऐसा इकलौता डिटर्मिनेंट है जो लॉ ऑफ सप्लाई लेकर के चलता है। पहला ऑप्शन टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और चौथा परचेजिंग पावर ऑफ सेलर्स है। परचेजिंग पावर ऑफ सेलर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, जिसको जो ओनली एक डिटर्मिनेंट है जो सप्लायर लेकर के चलता है, दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपको मालूम है ना कि डिमांड में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। डिमांड में क्या होता है कि इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड हम एज अ कंज्यूमर स्टडी करते हैं, लेकिन सप्लाई हम एज अ सप्लायर स्टडी करते हैं। और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, एज ए सप्लायर किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि ओनली डिटर्मिनेंट दैट द लॉ ऑफ सप्लाई टेक्स इनटू अकाउंट इज ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 669 और क्वेश्चन है हमारा, टिपिकली द सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व के बारे में पूछा जा रहा है कि ये स्लोप होता है, कहां जाता है, कैसे जाता है, कैसा मूवमेंट होता है। ठीक है, टिपिकली द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स, दूसरा ऑप्शन स्लोप्स डाउनवर्ड्स, तीसरा ऑप्शन इज हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट और चौथा ऑप्शन इज वर्टिकली स्ट्रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टिपिकली द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। ठीक है, जो सप्लाई कर्व होता है ना वो अपवर्ड स्लोप करता है। सप्लाई कर्व वैसे बनता है ना, देखिए माउस से बना रहे हैं तो प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। तो ये जो सप्लाई कर्व हमने बनाया ना, स्लोप अपवर्ड्स हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देख रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और स्लोप अपवर्ड्स हो रहा है। ये सप्लाई कर्व हो गया। और डिमांड कर्व जस्ट इसका अलग होता है। डिमांड कर्व इस हिसाब से लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्लोप अपवर्ड्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 670 और क्वेश्चन है हमारा, when more unit of the product are supplied at the higher price it is called। जब हायर प्राइस पे ज्यादा प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। देखिए सप्लाई वाली बात होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज इन सप्लाई, तीसरा ऑप्शन डिक्रीज इन सप्लाई और या चौथा ऑप्शन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है when more unit of the product are supplied at the higher price it is called extension of supply, option D। इसे हम बोलेंगे extension of supply।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 671, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज प्रोपोर्शनेट टू द चेंज इन द प्राइस, द प्रोडक्ट इज सेड टू हैव। क्वेश्चन कह रहे हैं जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो उसके प्राइस के प्रोपोर्शनेटली चेंज हुई है, जितना प्रोपोर्शनेटली प्राइस चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी सप्लाई जो की गई प्राइस के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली हमने चेंज की। द प्रोडक्ट इज सेड टू हैव, प्रोडक्ट की किस तरीके की इलास्टिसिटी सप्लाई है, ठीक है। पहला ऑप्शन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, दूसरा ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, तीसरा ऑप्शन रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई और चौथा ऑप्शन परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। देखिए जितना प्रोपोर्शनेटली यूनिटरी ही होता है एक हिसाब से, कि जैसे 10% प्राइस चेंज हुआ तो 10% आपने सप्लाई बढ़ा दी, तो दिस इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 672 और क्वेश्चन है हमारा, सेट्रिस पैरेबस। सेट्रिस पैरेबस मतलब समझते हैं ना, प्राइस चेंज हो रहा है, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, इफ देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी तो क्या होगा, ठीक है। सेट्रिस पैरेबस के बेसिस पे अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो क्या होगा, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, दूसरा ऑप्शन, द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, तीसरा क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस और चौथा कह रहे हैं बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बोथ बी एंड सी। हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी और जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट भी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ बी एंड सी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 673 और क्वेश्चन है हमारा, इफ बोथ द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट बाय द सेम अमाउंट, जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं और सेम अमाउंट में शिफ्ट कर रहे हैं, द इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट टू द राइट, और इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो राइट में शिफ्ट हो जा रहा है, व्हाट इफेक्ट इट वुड हैव ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इसका इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, तीसरा ऑप्शन इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनअफेक्टेड और चौथा कह रहे हैं इनडिटरमिनेबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनइफेक्टिव, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 674 और क्वेश्चन है हमारा, इन द शॉर्ट रन की बात की जा रही है, व्हेन सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट एंड देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट लेवल विल, जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट लेवल होगा ना वो क्या होगा, ठीक है। इट विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट या इंक्रीजेस इनिशियली एंड लेटर डिमिनिशेस। तो सवाल आप समझ गए होंगे, शॉर्ट रन की बात की जा रही है, व्हेन सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, जब सप्लाई कांस्टेंट है और जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस में फॉल कर जाता है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी सप्लाई सेम है। अब प्राइस कम हो गया तो आपका प्रॉफिट लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन बी। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 675, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, when supply price increases in the short run, the profit of the producer, जो सप्लाई प्राइस है वो शॉर्ट रन में अगर इंक्रीज कर जाएगा तो जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, उसका प्रॉफिट क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्राइस फॉल कर रहा था तो डिक्रीज हो रहा था प्रॉफिट, यहाँ पे प्राइस राइज कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ गुड डे।